तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या एक्सप्लेन करता है भाई? ये एक्सप्लेन करता है कि जो पॉपुलेशन, ठीक है, जो क्या होता है पॉपुलेशन में जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन का जो क्या होता है एलेलिक फ्रीक्वेंसी वो सेम होता है और कांस्टेंट होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो हार्डी-विनबर्ग थ्योरी बोलता है कि जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन का, जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है पॉपुलेशन का जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम होता है फ्रॉम, ठीक है, सेम होता है और स्टेबल होता है और कांस्टेंट होता है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो आखिर में देख सकते हो कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये बोलता है कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी, अलील के फ्रीक्वेंसी का बात चल रहा है बेटी, अलील के फ्रीक्वेंसी का बात चल रहा है। सो जो क्या होते हैं जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी होते हैं, देखो जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक, एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो होते हैं एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं आर एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन, किसमें भाई पॉपुलेशन में। देखो आपके जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी होता है किसमें, एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन आर स्टेबल। कैसे होते हैं भाई? ये होता है स्टेबल, ठीक है, ये होते हैं स्टेबल और कांस्टेंट रहते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और कैसे रहते हैं ये? कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये कांस्टेंट रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। और ये कैसे रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। सो कांस्टेंट रहते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं भाई? जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट रहता है, समझे? जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है ये स्टेबल रहता है, स्टेबल होता है, ठीक है। एलेलिक फ्रीक्वेंसी स्टेबल होता है और कांस्टेंट रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो एलेलिक फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में स्टेबल रहता है। देखो एलेलिक फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में तो स्टेबल रहता है और ये कांस्टेंट होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? ये कांस्टेंट होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। इन्होंने, ठीक है, हार्डी-विनबर्ग ने दिया, देखो इन्होंने बताया कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमेशा P प्लस क्यू क्या होगा भाई? 1 के इज इक्वल टू होगा, ठीक। इन्होंने बोला हमेशा P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होगा। और इन्होंने बोला कि P प्लस क्यू स्क्वायर क्या होता है भाई? P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, 2PQ, ठीक। इनका मानना था, समझ गए? तो इक्वेशन को मत भूलना, इंपॉर्टेंट है ये। P स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? P स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट अलील को, ठीक है। P स्क्वायर किसको करता है रिप्रेजेंट? P स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट अलील को रिप्रेजेंट करता है। Q स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव एलील को, समझे ना। होमोजाइगोसिटी को एक्सप्लेन करता है P स्क्वायर। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, आपको कंफ्यूजन मत ना हो इससे। ये डोमिनेंट अलील को एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्रेस करता है P, ठीक है। और Q हम लोग का एक्सप्रेस करता है रिसेसिव एलील को, समझे? किसको एक्सप्रेस करता है? ये रिसेसिव एलील को ये एक्सप्रेस करता है, समझ गए? तो हम लोग का जो P है ये डोमिनेंट एलील को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और Q है जो किसको करता है? Q एक्सप्रेस करता है किसको? Q एक्सप्रेस करता है रिसेसिव एलील को। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का मानना था कि जो क्या मानना था भाई? कि एक पॉपुलेशन है, ठीक, एक पॉपुलेशन है। और कैसा पॉपुलेशन है भाई? ये लार्ज पॉपुलेशन। कैसा पॉपुलेशन है ये लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है। तो लार्ज पॉपुलेशन में तब क्या होता है? जब लार्ज पॉपुलेशन में जब रैंडम मैटिंग होता है, जब, ठीक है, जब लार्ज पॉपुलेशन में क्या होता है? जब लार्ज पॉपुलेशन में जब रैंडम मैटिंग होता है, समझना, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन में क्या होता है? जब रैंडम मैटिंग, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन में जब क्या होता है भाई? रैंडम मैटिंग होता है। तो इससे क्या होता है भाई? इससे जो आपका P प्लस क्यू है यो इज इक्वल टू 1, मतलब इससे
एलेलिक फ्रीक्वेंसी है जो ये कांस्टेंट रहता है, समझे ना। तो लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, कंडीशन देखो, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है। और लार्ज पॉपुलेशन में जब क्या होता है भाई, रैंडम मीटिंग, ठीक है। सो लार्ज पॉपुलेशन में जब रैंडम मीटिंग होता है तो इससे जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है, इससे जो क्या है एलेलिक फ्रीक्वेंसी वो सेम रहता है, ठीक है, समझ गए। इससे जो क्या है भाई एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो है ये सेम रहता है। तो लार्ज पॉपुलेशन में आप ध्यान से इसको समझो, लार्ज पॉपुलेशन में जो, ठीक है, आप समझना बात को कि लार्ज पॉपुलेशन है जिसमें रैंडम मीटिंग होता है, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन में जब रैंडम मीटिंग होता है, ठीक है, तो इससे जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है, इससे जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट मेंटेन रहता है। इससे क्या होता है, इससे जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है ये कांस्टेंट मेंटेन रहता है। तो आखिर में आपने समझा होगा कि हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल क्या एक्सप्लेन करना चाहता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन में जब रैंडम मीटिंग होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे रैंडम मीटिंग से एलेलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। इससे क्या होता है भाई, जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी आप समझो, जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट रहता है, ठीक। इससे जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है क्या रहता है भाई, इससे जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट मेंटेन रहता है, समझे ना। इससे क्या होता है, जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो है ये कांस्टेंट मेंटेन रहता है, क्लियर है। तो आखिर में आपको मतलब मैंने आपको इसका डेफिनेशन समझाया कि आखिर में हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को क्या है, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत जरूरी है, समझो, इंपॉर्टेंट है। आखिर में कौन से फैक्टर्स होते हैं, अगर कौन से फैक्टर्स जो होते हैं जो हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को कौन इफेक्ट करते हैं, उसके, ठीक, कौन इसके बैलेंस को कौन इफेक्ट, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के इक्विलिब्रियम को कौन इफेक्ट करता है इसको अब डिस्कस करेंगे। चलो भाई, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जीन फ्लो पढ़ेंगे, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, सारा चीज इसमें इंक्लूड है भाई आपका। मैं आपको हर चीज पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है, कोई भी चीज नहीं छूटेगा। तो अब बात करेंगे आखिर में कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बात करेंगे अब हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं जो हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं, इसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आखिर में कौन कौन से फैक्टर हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं इसको देखेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो आखिर में कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं जो हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को, ठीक है, हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, इसको कंप्लीट देखेंगे अब, ठीक, कंप्लीट इसको डिस्कस करेंगे। ध्यान से इसको देखना, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर डिस्कस करेंगे जो इसको इसके इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है, जिसे बोलते हैं भाई, अगर चेंज हुआ किसमें, अगर चेंज हुआ जेनेटिक माइग्रेशन, मतलब अगर चेंज हुआ जीन माइग्रेशन में। अगर किसमें चेंज होगा भाई, अगर चेंज होगा जीन माइग्रेशन में, जीन माइग्रेशन या फिर इसे जीन फ्लो बोलते हैं, ठीक है, जीन माइग्रेशन या फिर इसे क्या बोलते हैं, जीन फ्लो। अगर चेंज हुआ जीन माइग्रेशन में, अगर चेंज हुआ किसमें, जीन माइग्रेशन में चेंज हुआ, तो इससे आपका जो हार्डी विनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम ये अनबैलेंस होगा, ठीक है। तो हार्डी विनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है ये बैलेंस कब होगा, ये बैलेंस कब रहेगा, जब जीन माइग्रेशन ना हो। जब जीन माइग्रेशन ना हो तभी ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, समझे ना। तो जब जीन माइग्रेशन नहीं होगा तभी जो हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम है ये मेंटेन रहेगा। तो हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम कब मेंटेन रहेगा भाई, कब मेंटेन रहेगा, ये तब मेंटेन रहेगा, तब क्या होगा भाई, तब जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो
ठीक है, जब जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो नहीं होगा, ठीक है, तभी क्या होगा भाई, ये आपका बोल सकते हो कि स्टेबल रहेगा, ठीक है। जो हार्डी-वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल होगा, ठीक है। अगर मैं इसका पॉइंट लिखूं, ध्यान से उसको देखना, ठीक। अगर मैं जीन माइग्रेशन या फिर क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जीन फ्लो, ठीक है, जीन माइग्रेशन या फिर इसे बोला जाता है जीन फ्लो। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो जीन माइग्रेशन क्या होता है भाई, एक देखो, एक ग्रुप है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है जिसमें जीन है, ठीक है, इसके जीन है। अगर एक पॉपुलेशन से जीन, ठीक है, दूसरे पॉपुलेशन में जाएगा, देखो, ठीक है, अगर एक पॉपुलेशन से जीन दूसरे पॉपुलेशन में जा रहा है तो एक दो कुछ नहीं होगा, लेकिन ठीक है मल्टीपल, अगर जीन का मल्टीपल, अगर मल्टीपल माइग्रेशन होगा, अगर इससे मल्टीपल माइग्रेशन, आप देखो मल्टीपल, अगर मल्टीपल माइग्रेशन होगा इससे अगर क्या होगा समझना, अगर मल्टीपल माइग्रेशन होगा, मल्टीपल माइग्रेशन, ठीक, मल्टीपल माइग्रेशन क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। मल्टीपल माइग्रेशन से क्या होता है भाई, न्यू स्पीसीज बनते हैं। तो अगर देखो जीन का माइग्रेशन एक पॉपुलेशन ए से पॉपुलेशन बी में हो रहा है, ठीक है, एक दो का कुछ नहीं होगा, लेकिन मल्टीपल माइग्रेशन, अगर मल्टीपल माइग्रेशन होगा, ठीक है, तो ये न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, समझे। तो अगर आप समझो मल्टीपल माइग्रेशन जब होगा, जब क्या होगा भाई, मल्टीपल माइग्रेशन जब होगा, ठीक है, तो ये न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर मल्टीपल माइग्रेशन, अगर मल्टीपल माइग्रेशन होगा तो ये न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, समझे। तो अगर क्या हो रहा है समझना, मल्टीपल माइग्रेशन होगा तो ये न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी को बोलते हैं जीन माइग्रेशन या फिर इसे जीन फ्लो भी बोला जाता है भाई, ठीक है, जीन माइग्रेशन या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीन फ्लो भी बोलते हैं, जीन माइग्रेशन या फिर इसे जीन फ्लो बोला जाता है। तो सबसे पहला हम लोग का फैक्टर समझ गए कि आखिर में जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो क्या होता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो हम लोग किसे बोलते हैं। अब बात करेंगे सेकंड, ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सेकंड फैक्टर जिसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। सेकंड फैक्टर जो इफेक्ट करता है ठीक है, इसके हार्डी-वेनबर्ग के इक्विलिब्रियम को, जिसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो आखिर में जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है भाई, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है समझना। आखिर में जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, तो स्मॉल पॉपुलेशन में जब स्मॉल पॉपुलेशन में जब सडन चेंज हो जाता है, समझे ना, तो स्मॉल पॉपुलेशन में क्या होता है, जब सडन चेंज आ जाता है, इसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो जब स्मॉल पॉपुलेशन में क्या होगा भाई, जब सडन चेंज, कुछ सडन चेंज आ जाएगा, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो आखिर में जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, सडन चेंज इन पॉपुलेशन, ठीक है, सडन चेंज, समझे ना। तो आखिर में जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या आता है, सडन चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको समझाया सबसे पहले कि जीन माइग्रेशन में जीन का माइग्रेशन होता है, इसमें क्या होता है, जीन माइग्रेशन में जीन का माइग्रेशन होता है। वैसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, इसमें आपके सडन चेंज होते हैं, सडन चेंज आता है, ठीक है, समझे ना। तो सडन चेंज आता है जिसके चलते में जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, समझ गए बात को। तो सडन चेंज किस में आएगा भाई, सडन चेंज आता है आपके एलेलिक फ्रीक्वेंसी में, क्लियर है, सडन चेंज किस में आएगा, एलेलिक फ्रीक्वेंसी में। तो सडन चेंज इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी, जब एलेलिक फ्रीक्वेंसी में सडन चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है, जब सडन चेंज किस में होगा, देखो जब सडन चेंज एलेलिक फ्रीक्वेंसी में हो जाएगा तो इससे क्या होगा भाई, इससे मतलब इन स्मॉल पॉपुलेशन, किस में होता है ये, स्मॉल पॉपुलेशन में, ठीक है। तो किस में होता है, ये होता है हम लोग का स्मॉल पॉपुलेशन में ये होता है, ठीक है। तो जब स्मॉल पॉपुलेशन में, जब समझना ध्यान से इसको आप, जब स्मॉल पॉपुलेशन में जब सडन चेंज
आ जाता है, हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, जब स्मॉल पॉपुलेशन में जब सडन चेंज आ जाता है तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो स्मॉल पॉपुलेशन में क्या होता है, स्मॉल पॉपुलेशन में जब सडन चेंज आ जाता है भाई, स्मॉल पॉपुलेशन में जब सडन चेंज आ जाता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसी को बोला जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। कि स्मॉल पॉपुलेशन में क्या हुआ है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी में सडन चेंज आ गया, ठीक, इसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट में आपको मैं, ठीक है, दो बताऊंगा। देखो दो इफेक्ट इसके होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। एक फाउंडर इफेक्ट होता है भाई, और एक, ठीक है, बॉटल नेक इफेक्ट। एक होता है इफेक्ट जिसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। आपको मैं इसके दो इफेक्ट समझाऊंगा, फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। आखिर में फाउंडर इफेक्ट क्या होता है सबसे पहले देखेंगे, क्लियर है। और दूसरा में देखेंगे हम लोग बॉटल नेक इफेक्ट। सेकेंड हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बॉटल नेक इफेक्ट के बारे में सेकेंड देखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड देखेंगे किसके बारे में, बॉटल नेक इफेक्ट को देखेंगे, बॉटल नेक इफेक्ट। तो बॉटल नेक इफेक्ट, तो हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट में बात करेंगे किसके बारे में भाई, जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में बात करेंगे सबसे पहले फाउंडर इफेक्ट के बारे में, ठीक है, और फिर सेकेंड बात करेंगे बॉटल नेक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट में बात करेंगे सबसे पहले फाउंडर इफेक्ट, और फिर देखेंगे हम किसके बारे में, बॉटल नेक इफेक्ट के बारे में, क्लियर है। तो फाउंडर इफेक्ट का मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक पॉपुलेशन है और एक इसके मेंबर, देखो एक पॉपुलेशन है यहाँ पर, ठीक है, और इसके मेंबर, देखो इस पॉपुलेशन के मेंबर, ठीक है, इस पॉपुलेशन के मेंबर क्या हुए भाई, एक मेंबर निकल के, ठीक है, कहीं और शिफ्ट हो गया, ठीक है, एक मेंबर, इस पॉपुलेशन का एक मेंबर निकल के कहाँ हो गया भाई, इस पॉपुलेशन का एक मेंबर निकल के कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो गया, ठीक है, और दूसरी जगह ये पूरा एक पॉपुलेशन फॉर्म कर लिया, ठीक है, दूसरी जगह पर, मतलब जहाँ ये शिफ्ट हुआ था, ठीक है, कोई और एरिया में जहाँ ये शिफ्ट हुआ था, जहाँ पहले अकेला था, ठीक है, कुछ समय बाद रिप्रोड्यूस किया, इसकी शादी हुई, फिर ठीक है, और रिप्रोड्यूस किया, उसके बच्चे हुए, फिर उसका, समझ रहे हो ना, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन कर करके प्रॉपर ये एक पॉपुलेशन ही फॉर्म कर लिया। बाहर निकला था सिंगल, ठीक है, लेकिन वहां जाके पूरा एक पॉपुलेशन का गठन कर लिया, बोल सकते हो पॉपुलेशन का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, कि ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, ठीक है, जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन था ये क्या बन गया भाई, वहां का फाउंडर बन गया भाई। जो यहाँ का, देखो ना, जो यहाँ का पॉपुलेशन हुआ है किसके चलते हुआ है, ये फाउंडर के चलते हुआ है, ठीक है, ये फाउंडर के चलते हुए है, वहां पर पूरा पॉपुलेशन उस फाउंडर के चलते हुआ, फाउंडर ही जो था जो पॉपुलेशन से निकला और कहीं और आके बसा, इससे क्या हुआ भाई, इससे पूरा एक सम्राट खड़ा कर दिया पॉपुलेशन का, ठीक है। इसी को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, इसी को बोला जाता है क्या, इसी इफेक्ट को बोला जाता है फाउंडर इफेक्ट, क्लियर है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, समझ गए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का है बॉटल नेक इफेक्ट। तो आखिर में बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है भाई, बॉटल नेक का मतलब क्या है, बॉटल सबके पास बॉटल है ना यार, आई होप आपके सब लोग के पास बॉटल होगा, ठीक है, नहीं होगा तो बढ़िया बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके पास ऐसा थोड़ी कि बॉटल नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं भी होगा, ठीक है, तो आपने किसी का बॉटल देखा होगा, आपके फ्रेंड्स का। सो बॉटल कैसे होता है, देखो ऐसी बॉटल होता है ना सबका, ठीक है, किसी का और होगा, किसी का स्टाइलिश वाला होगा, अलग बात, लेकिन नॉर्मल तो ऐसे बॉटल होता है, ठीक है। तो बॉटल नेक इफेक्ट का मतलब है कि पहले पॉपुलेशन पूरे बॉटल जितना, पूरा बॉटल में फुल था, ठीक है। पहले पॉपुलेशन कैसे था भाई, पूरा बॉटल भर गया था, मतलब पूरा बॉटल पहले क्या था, बॉटल पूरा पहले फुल था,
फिर बाद में क्या हुआ, बाद में जब हंटिंग हुआ, ठीक है, जब हंटिंग हुआ बोल सकते हो कि या फिर कुछ भी क्या आ गया, कुछ भी मतलब हंटिंग हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, कुछ भी सिचुएशन, अनफेवरेबल सिचुएशन, जब अनफेवरेबल सिचुएशन आया, ठीक है, जब हंटिंग हुआ या फिर अनफेवरेबल सिचुएशन आया, तो इससे क्या हुआ समझो, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ समझना है आपको। इससे जो पहले पॉपुलेशन जो पूरे बॉटल में पहले फैला हुआ था, ठीक है, तो पहले अब क्या हुआ, अब सिर्फ पॉपुलेशन बॉटल के नेक जितना बचा है। पहले पॉपुलेशन पूरे बॉटल में था, लेकिन हंटिंग के बाद या फिर अनफेवरेबल कंडीशन, कोई भूकंप आया या कुछ भी आया, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जितने भी पॉपुलेशन थे सारे पॉपुलेशन खत्म हो गए, ठीक है, कुछ ही खाली बॉटल के नेक जितना पॉपुलेशन बचे, सिर्फ बॉटल के नेक जितना सिर्फ क्या बचे भाई, पॉपुलेशन बचे, समझे। तो पहले पॉपुलेशन पूरे बॉटल में था, पहले पॉपुलेशन कहाँ था, पूरे बॉटल में पहले पॉपुलेशन फैला हुआ था, लेकिन जब हंटिंग हुआ, ठीक है, जब हंटिंग हुआ तो हंटिंग या फिर अनफेवरेबल कंडीशन कुछ आया, ठीक है, भूकंप या कुछ भी आया, ठीक है, जिसके चलते सारे पॉपुलेशन, इसके मेंबर के सारे आधा पॉपुलेशन खत्म हो गए, कुछ ही पॉपुलेशन बचे जो बॉटल के नेक, ठीक है, बॉटल के नेक जितने ही पॉपुलेशन बचे, इसी को बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। इसी को बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट में मैंने आपको समझाया, एक तो मैंने आपको समझाया फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आखिर में बॉटल नेक इफेक्ट किसको बोलते हैं। तो पहले हम लोग क्या समझे कि फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, फिर हम लोग ने सेकंड क्या समझा कि बॉटल नेक क्या इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट को फिर सेकंड हम लोग ने बात किया। यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक आई होप आपको किसी भी टाइप का किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको प्रॉपर एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, जिससे आपको हर चीज़ प्रॉपर समझ आए और कोई भी चीज़ आपसे एनसीईआरटी से ना छूटे, ठीक है। तो टू इफेक्ट समझ गए, इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट और इसको बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। अब बात करेंगे, देखो तो हम लोग ने दो फैक्टर देखा अभी तक मैंने आपको दो फैक्टर समझाया। एक फैक्टर हम लोग का है जीन माइग्रेशन, दूसरा फैक्टर है जीन मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड हम लोग का फैक्टर है, ठीक है, इसको मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं, देखो इसको मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर जो क्या करता है भाई, जो हम लोग के इफेक्ट करता है, इसको सबसे पहला फैक्टर क्या था, जीन फ्लो, जीन फ्लो या फिर जीन माइग्रेशन बोलते हैं इसको। सेकंड फैक्टर क्या है, यहां पर लिखा है, चलो यहां पर लिखा है देखो, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड फैक्टर हम लोग का है म्यूटेशन। फोर्थ हम लोग का है जिसे बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड लास्ट जो हम लोग का फैक्टर है जो इसको इफेक्ट कर, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जिसे बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन। तो ये तो मैंने आपको ठीक है 5 फैक्टर्स मैंने आपको समझाया जो हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को मेंटेन मतलब इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 5 फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं भाई, 5 फैक्टर जो होते हैं जो हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को 5 फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जीन फ्लो या फिर इसे जीन माइग्रेशन भी बोला जाता है। फिर हम लोग का है जेनेटिक ड्रिफ्ट, फिर क्या है भाई, फिर हम लोग का है जेनेटिक ड्रिफ्ट, फिर है म्यूटेशन, फिर हम लोग का है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, फिर हम लोग का है लास्ट जिसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अभी मैंने ठीक है नेचुरल सिलेक्शन को मैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नेचर किसको करता है सेलेक्ट, नेचर उसको करता है सेलेक्ट जो फिट हो। फिटनेस का मतलब है कि ताकतवर नहीं, बॉडी से फिट नहीं,
जो रिप्रोडक्टिव फिट हो। कैसा हो भाई? जो रिप्रोडक्टिव फिट हो, जो किसी भी हार्ड्स इन्वायरमेंट में क्या कर सके, अपने आप को सरवाइव कर सके, समझे ना। और जो क्या कर सके, और जो रिप्रोड्यूस कर सके मोर प्रोजनी, और जो क्या कर सके भाई, जो रिप्रोड्यूस कर सके मोर प्रोजनी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचर उसी को सेलेक्ट करता है जो कि रिप्रोडक्टिव फिट है, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है मोर प्रोजनी, उसी को नेचर क्या करता है? उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। नेचर किसी को भी सेलेक्ट नहीं करता भाई, समझे ना। तो नेचर उसी को सेलेक्ट कर सकता है, मतलब नेचर उसी को सेलेक्ट करता है जो जिसमें प्रॉपर वेरिएशन आए, जो रिप्रोडक्टिव फिट हो, और जो क्या हो भाई, जो जिस पर हमेशा वेरिएशन, न्यू हेरिटेबल वेरिएशन आए, ठीक है। नेचर उसी को सेलेक्ट करता है, समझे। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, समझ गए ना। तो ये सारे फैक्टर जो है, जो क्या करते हैं, हार्डी-विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हार्डी-विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को सारे फैक्टर्स मिलकर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको नेचुरल, देखो म्यूटेशन, अगर कोई भी म्यूटेशन आएगा, ठीक है, म्यूटेशन अगर जीन में म्यूटेशन होगा तो इससे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो इससे क्या होगा, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर नेचुरल सिलेक्शन होगा तो इससे भी हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इफेक्ट होगा, समझ गए। जेनेटिक ड्रिफ्ट किसे बोलते हैं? जब चेंज आता है किसमें, जब सडन चेंज आता है एलेलिक फ्रीक्वेंसी में, इसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसे बोला जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। अब मैं आपको नेचुरल सिलेक्शन के 3 एग्जांपल्स, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल्स पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप्स के बाद मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल समझाऊंगा, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इंग्लैंड चलेंगे, इसके बाद कहाँ जाएंगे भाई? इंग्लैंड। तन से नहीं जाएंगे, मन से जाएंगे, ठीक है। बॉडी से नहीं जा सकते, लेकिन मन से तो जा सकते हैं भाई। मन से आप तो इंग्लैंड क्या कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं हम लोग अब क्या देखेंगे यार, जो पढ़ेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग का भाई नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? नेचुरल सिलेक्शन के होते हैं 3 टाइप्स। कौन कौन से? एक होता है चिंगू, एक होता है बिंगू, एक होता है पंगू, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये मत समझना कि सही बोल रहा हूँ भाई, नहीं, आपसे तो मैं बस में तो फैक्टिंग समझ है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हार्डी-विनबर्ग को इफेक्ट करते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन के भी टाइप्स होते हैं, हाँ जी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। सो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जो कि हम लोग का है टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो नेचुरल सिलेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आखिर में नेचुरल सिलेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सो देखो ध्यान से। सो नेचुरल सिलेक्शन के आपको मेन 3 टाइप्स पता होने चाहिए यार, ठीक है। 3 मेन आपको टाइप्स पता होने चाहिए, जो आपके 3 टाइप्स जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। सबसे पहला आपके एनसीईआरटी में दिया है स्टेबिलाइजिंग। सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जिसे बोलते हैं स्टेबिलाइजिंग, ठीक है, स्टेबिलाइजिंग। तो स्टेबिलाइजिंग सबसे पहला आपका टाइप है, जिसे बोलते हैं स्टेबिलाइजिंग, ठीक है। सेकंड को बोलते हैं डायरेक्शनल, सेकंड को बोला जाता है डायरेक्शनल, एंड थर्ड को बोलते हैं डिसरप्टिव,
डिसरप्टिव। सो 3 टाइप के होते हैं भाई हम लोग के नेचुरल सिलेक्शन। सबसे फर्स्ट है जिसे बोलते हैं स्टेबिलाइजिंग, सेकंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं डायरेक्शनल, ठीक है, एंड थर्ड जो हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं डिसरप्टिव, ठीक है। तो स्टेबिलाइजिंग का मतलब क्या होता है? स्टेबिलाइजिंग का मतलब होता है कि देखो आखिर में स्टेबिलाइजिंग का मतलब क्या है, ध्यान समझने इसको, कि इसमें आपको, ठीक, स्टेबिलाइजिंग में आपको क्या मिलेंगे भाई? स्टेबिलाइजिंग में आपको इसमें मीन वैल्यू, इसमें क्या मिलेगा? इसमें एक ही पीक होगा, 1 पीक मिलेगा, ठीक है, और इसमें आपके मीन वैल्यू सेलेक्टेड होंगे, मीन वैल्यू आर सेलेक्टेड। इसमें क्या होंगे? मीन वैल्यू सिलेक्टेड। इसमें क्या होंगे भाई? मीन वैल्यू होंगे, वही जो क्या होंगे? सिलेक्टेड होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो मीन वैल्यू है, ठीक है, वही क्या होगा? इसमें सेलेक्टेड होगा, कि जो मीन वैल्यू है वही क्या होगा? इसमें सेलेक्टेड होगा, ठीक है। सो मीन वैल्यू इसमें क्या हो? इसमें मीन वैल्यू जो होंगे वही क्या होंगे? इसमें सेलेक्टेड होंगे, ठीक है। तो इसमें आपके जो मीन वैल्यू है वही क्या होंगे? इसमें सेलेक्टेड होंगे। मीन वैल्यू, जैसे कि मीन वैल्यू में आपका, ठीक है, कोई भी, जैसे कि हम लोग का एज, आप समझो ना कि जो भी हम जितने भी मैक्सिमम लोग, ठीक है, आप देखे होंगे तो एक मीन साइज के, मतलब एक मीडियम साइज होते हैं, ज़्यादा लंबे भी आपको नहीं मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, और बहुत छोटे भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। हम लोग को मतलब एक मीडियम साइज के लोग हर जगह होते हैं। आपने ऑब्जर्व किया है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग ज़्यादा काले और ज़्यादा गोरे, ये भी कम आपको दिखते होंगे, मीडियम सांवले ज़्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको इसमें मीन वैल्यू होते हैं वही इसमें सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं भाई? जो मीन वैल्यू है, वही क्या होता है? इसमें सेलेक्टेड होता है, ठीक है। तो मीन वैल्यू ही क्या होता है? इसमें सेलेक्टेड होता है, समझ गए। और इसमें देखो डायरेक्शनल में सिर्फ एक ही डायरेक्शन की ओर मूव करेगा, ठीक है। डायरेक्शनल में क्या होगा? सिर्फ एक ही डायरेक्शनल, मतलब प्रॉपर एक लंबे हाइट को ही चूज करेगा, प्रॉपर एक छोटे से हाइट को ही चूज करेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्शनल, इसे बोला जाता है डायरेक्शनल, की प्रॉपर एक ही डायरेक्शन पर जब कोई चीज मूव करेगा, जब कोई भी चीज जब एक ही डायरेक्शनल पर मूव करेगा तो इसी को बोलते हैं डायरेक्शनल। फिर हम लोग का आता है डिसरप्टिव। सो डिसरप्टिव में हमको 2 पीक मिलते हैं भाई, ठीक है। इसमें क्या मिलते हैं? देखो डिसरप्टिव में आपको 2 पीक मिलते हैं, इसमें क्या मिलता है? 2 पीक, ठीक है। 2 पीक का मतलब है कि इसमें देखो, अगर नेचर मतलब दोनों को ही मौका देता है, ठीक है, मतलब नेचर दोनों को, हर किसी को मौका देता है। नेचर जो है आपको भी मौका देता है भाई, मेरे को भी मौका देता है, ठीक है। आपको मौका कैसे देता है भाई? आपको मौका दिया है कि आप पढ़ लिख के अच्छे से कुछ बन सको, ठीक है। हर आदमी को मौका मिलता है, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करने में। ये हम लोग के ऊपर डिपेंड, देखो नेचर हर किसी को मौका देता है, ठीक है, ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि हम लोग उस चीज को कैसे यूज करते हैं, यूटिलाइज कैसे करते हैं, समझे ना। आप पर डिपेंड, देखो हर आदमी के पास 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, हर आदमी के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन वही 24 घंटे में कोई व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक चला रहा है, ठीक है, और वही 24 घंटे में कोई दिन रात लेक्चर देख के, नोट्स बना के उसको रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 टाइप के स्टूडेंट मैंने आपको बताया, ठीक है। कौन सक्सेसफुल होगा यार? आप मेरे को बताओ भाई, कौन सक्सेस होगा? भाई सबको पता है कि जो पढ़ रहा है वही सक्सेस होगा, ठीक है, सबको पता है, लेकिन वो चीज सब नहीं करते। सब क्या करते हैं? जो सब लोग कर रहे हैं, जो सब लोग कर रहे हैं, कहने का मतलब जो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है, वो सब कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी की ओर क्या करते हैं? सारे लोग मूव करते हैं, क्योंकि उस चीज को सब कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़ रहा है उसको पता है कि मैं आज नहीं तो कल सक्सेस होऊंगा बोल के। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग का देखो, हम लोग का मतलब नेचर जो है, ठीक है, दोनों को ही मौका देता है। मतलब इसमें 2 पीक हमको देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें हमको 2 पीक देखने को मिलता है। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल समझाऊंगा भी, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, ठीक है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। चलो डिसरप्टिव का मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, ठीक है।
चलते हैं, मूव करते हैं। इंडस्ट्रियल मैनलिज्म। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाऊंगा जिसे बोला जाता है इंडस्ट्रियल मैनलिज्म। देखो आखिर में इंडस्ट्रियल मैनलिज्म क्या होता है भाई, इसको देखेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल मैनलिज्म, ठीक, इंडस्ट्रियल मैनलिज्म, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जाएंगे कहाँ, इंग्लैंड जाएंगे। चलो चलेंगे क्या, ठीक है चलते हैं। तो इंग्लैंड आप क्यों जाओगे भाई, क्योंकि इंग्लैंड में कोई भी पॉपुलेशन नहीं था, ठीक है। तो कुछ लोग क्या हुए भाई, मतलब ठीक है इंग्लैंड गए, ठीक है, कुछ लोग मतलब इंग्लैंड गए, ठीक है, 1850s के पास, ठीक है, 1850s के आसपास कुछ लोग इंग्लैंड गए। तो इंग्लैंड क्यों गए भाई, क्योंकि इंग्लैंड में पहले कोई पॉपुलेशन नहीं था, ठीक है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले कुछ लोग, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले कहाँ गए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले इंग्लैंड गए थे। तो इंग्लैंड में उन्होंने देखा कि इतना सुंदर, इतना साफ सुथरा, 1% भी पॉपुलेशन का नाम नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि वो लोग कब गए थे, जब इंग्लैंड पर जब कोई भी इंडस्ट्री का नामो निशान नहीं था, तो उस समय गए थे। तो इतना सुंदर फ्लावर, इतना सुंदर, ठीक है, बाप रे वाओ, समझ रहे हो, ठीक है, ऐसे बोलने लगे थे पहले जो गए थे। क्लियर है, कब गए थे भाई, ये गए थे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले गए थे। तो ये लोग ये सब चीज को बोलने लगे, समझे। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन गए थे, तो इनको पता चला कि जो क्या होता है, जो हम लोग के वाइट, ठीक है, जो वाइट क्या होते हैं, वाइट विंग्ड मॉथ, आपने नाम सुना है, वाइट विंग्ड मॉथ। वाइट विंग्ड मॉथ जो है भाई, उसका नंबर क्या था, उसका नंबर ज्यादा था। तो वाइट विंग्ड मॉथ मोर थे, ठीक है, समझे। तो उस टाइम जब गए थे तो इनको पता चला, इन्होंने देखा कि, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि पेड़ पर, ठीक है, ट्रीज पर, ट्रीज के ट्रंक पर, ट्रंक का मतलब होता है स्टेम, ठीक है। सो ट्रंक का मतलब क्या होता है, ट्रंक का मतलब है स्टेम। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जब इन्होंने इंग्लैंड गए था, तो वाओ व्हाट इज दिस, ठीक, ओ माय गॉड, ठीक है, ये सब एक्सप्रेशन आया था। कब आया था भाई, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन्होंने नोटिस किया कि व्हाइट विंग्ड मॉथ ज्यादा है किससे, एज कंपैरिजन टू, ठीक है, डार्क विंग्ड मॉथ से, समझे, ब्लैक विंग्ड मॉथ से। सो ब्लैक विंग्ड मॉथ से ज्यादा है क्या भाई, व्हाइट विंग्ड मॉथ, ठीक है, ब्लैक विंग्ड मॉथ से। और उस समय ब्लैक विंग्ड मॉथ कम था। क्यों भाई, देखो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझो क्यों ऐसा था। क्योंकि जो ट्री है, ये ट्री है, ठीक है, ये समझना आप कि ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है। सो ये ट्री आपको, जो ट्री आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ट्री है समझो। तो इस ट्री में ज्यादा, ये ट्री जो है, ठीक है, और ट्री के ट्रंक में क्या ग्रो किया भाई, ट्री के ट्रंक में ग्रो करता है लाइकेन। ये जो ट्री का ट्रंक है, इसमें व्हाइट लाइकेन ग्रो किया, ठीक है, लाइकेन, समझे ना। तो ट्री के ट्रंक में क्या किया, व्हाइट लाइकेन ग्रो किया। मैं आपको समझा दूं, जो लाइकेन है, ठीक है, लाइकेन बेस्ड, आप बोल सकते हो कि लाइकेन जो है ये पॉपुलेशन इंडिकेटर होता है। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक आप प्लांट, ठीक है, आपने अगर प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा लाइकेन के बारे में, ठीक है। सो लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक प्लांट एक पॉपुलेशन इंडिकेटर है। पॉपुलेशन इंडिकेटर का मतलब है कि जहां लाइकेन ग्रो करता है वहां पॉपुलेशन नहीं होता। कभी भी लाइकेन पॉपुलेशन वाले एरिया में ग्रो नहीं करता। जहां पॉपुलेशन है वहां लाइकेन ग्रो नहीं करते, बात को समझ लो, ठीक है। तो जहां भी पॉपुलेशन है, जहां भी इंडस्ट्रीज होते हैं, वहां लाइकेन ग्रो नहीं करता। लाइकेन आपको सिर्फ नॉन पॉपुलेटेड एरियाज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो लाइकेन कहाँ देखने को मिलेगा,
लाइकेन हम लोग को नॉन पॉपुलेटेड, नॉन पॉल्यूटेड, ठीक है, नॉन पॉपुलेशन वाले, ठीक है, नॉन पॉपुलेशन वाले एरिया में हमको लाइकेन देखने को मिलेगा। तो पहले भाई इंग्लैंड पर तो पूरा वाह 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 यार, ठीक है भाई, पहले था ना यार, पहले कोई पॉपुलेशन नहीं था पहले, ठीक है। तो वहां पर जो ट्रीज थे, वहां पर जो ट्रीज थे उस पर ट्री के ट्रंक पर, ठीक है, ट्री के ट्रंक पर क्या ग्रो किया था उस टाइम ट्री के ट्रंक पर ग्रो किया था जिसे बोलते हैं व्हाइट लाइकेन। ये आपको जो दिख रहा है इसे बोलते हैं व्हाइट लाइकेन, ठीक है। तो उस टाइम व्हाइट लाइकेन ग्रो किया था। तो व्हाइट लाइकेन क्या क्या था उस समय ग्रो किया था। तो उससे क्या हुआ भाई, भाई देखो सफेद में सफेद मिल गए, व्हाइट मॉथ और लाइकेन तो मिल गया, ठीक है। तो ये जो भी प्रीडेटर, जो उस टाइम पे प्रीडेटर जो मॉथ को खाते थे, ठीक है, तो भाई व्हाइट मॉथ तो बच जाते थे क्योंकि व्हाइट में मिल जाता था। लेकिन जो ब्लैक व्हाइट में चमकता था यार, समझो ना, हमेशा देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक, मतलब ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर मैं अगर ब्लैक कुछ, ठीक है, मैं अगर ब्लैक मार्कर में मैं लिख रहा हूँ तो आपको दिख रहा है यार। अगर मैं, ठीक है, व्हाइट मार्कर लेके आऊँ और लिखूँ तो कुछ आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। सेम केस, सेम बिल्कुल सेम केस, ये ट्री में आपका सफेद लाइकेन ग्रो किए हैं, व्हाइट लाइकेन ग्रो किया है, ठीक है। इस ट्री में व्हाइट लाइकेन ग्रो किए हैं और जब इसमें ब्लैक मॉथ आते थे, इसमें बैठते थे, ठीक है, तो इनको प्रीडेटर, जो क्या होता था, प्रीडेटर किसे बोलते हैं, जो खाने वाला, इनका शिकारी, इनका जो इंसेक्ट, ठीक है, समझे ना, इनको खाने वाला है, पकड़ लेता था और खा के खत्म कर देता था। क्यों भाई? क्योंकि भाई नेचर किसको सेलेक्ट करता है? नेचर उसी को सेलेक्ट करता है जो हार्श इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करे, अपने आप को बचा पाए। लेकिन भाई नेचर तो इनको खत्म कर दिया, ठीक है। उसीलिए क्या थे पहले उसीलिए आप समझो कि पहले व्हाइट विंग्ड मॉथ पहले ज्यादा थे, समझे, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसीलिए देखो समझो आप, उसीलिए बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था भाई, व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर ज्यादा था, वो ज्यादा थे एज कंपेरिजन टू ब्लैक विंग्ड मॉथ, ठीक है। तो पहले व्हाइट विंग्ड मॉथ ज्यादा थे एज कंपेरिजन टू ब्लैक विंग्ड मॉथ। क्यों भाई? क्योंकि सफेद पर सफेद मिल गए, व्हाइट में व्हाइट मिल गया, तो कहां देख पाएगा प्रीडेटर, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो ये तो केस समझ गए ना, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का केस समझ गए। अब बात करेंगे आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अब बात करेंगे आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ अब डिस्कस करेंगे। देखो अब जो लोग गए थे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, कुछ 70 ईयर्स बाद, ठीक है, 70 अप्रोक्स आपके, ठीक है, 70 ईयर्स के बाद एक फिर से वापस गए। फिर से कहाँ गए? फिर से गए इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड बहुत सुंदर था, ठीक है। भाई एक बात आप देखो ना, आप कोई भी जहाँ जाते हो, कोई भी जगह आप घूमने के लिए जाते हो और आपको जब वो जगह बहुत पसंद आता है, ठीक है, तो आप फिर से उस जगह को नेक्स्ट टाइम विजिट करना चाहोगे। भाई जो जगह आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से पसंद आ रहा है, ठीक है, उस जगह में आप फिर से विजिट करना चाहोगे। सेम जो गए थे पहले इंग्लैंड, ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो बाद में उनको फिर से 70 सालों के बाद में फिर से उनको जाने की चाह हुआ, ठीक है, इंडस्ट मतलब इंग्लैंड जाने का मन किया क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा था। उसके बाद जब ये गए, ठीक, इंग्लैंड का जब गए, ठीक है, तो इन्होंने देखा ओ माय गॉड, ठीक है, इनका एक्सप्रेशन ऐसे था भाई, समझ रहे हो, ठीक है, ओ माय गॉड ये क्या है, ठीक है। अभी वाह और नहीं भाई, अब तो समझ रहे हो बात को, ठीक है। क्योंकि उस टाइम क्या हो गया था कि जो व्हाइट था वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया था भाई, ठीक है। जो व्हाइट लाइकेन था ना, व्हाइट लाइकेन वो ट्री को जब देखे इन्होंने जब वो ट्री को देखा तो सफेद लाइकेन जो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। व्हाइट लाइकेन किस में हो गया कन्वर्ट भाई? व्हाइट लाइकेन ब्लैक लाइकेन में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इतने सारे इंडस्ट्री, इंग्लैंड में इतने सारे इंडस्ट्री आ गए थे कि पूरा पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन, ठीक है। कहाँ लाइकेन भाई? लाइकेन सफेद से काले हो गए। तो उस टाइम क्या होगा समझो, उस टाइम क्या होगा, उस समय मतलब ब्लैक विंग्ड मॉथ, जो क्या होंगे भाई, ब्लैक विंग्ड मॉथ है,
ब्लैक विंग्ड मॉथ का नंबर क्या होगा, इसमें ब्लैक विंग्ड मॉथ मोर होंगे, इससे क्या होंगे भाई, इससे जो ब्लैक विंग्ड मॉथ है ये ज्यादा होंगे, ठीक है। और वाइट, ठीक है, फिर वाइट विंग्ड मॉथ कम होगा इसमें, वाइट विंग्ड मॉथ क्या होगा इसमें भाई, कम, समझे। तो व्हाइट विंग्ड मॉथ कैसे होंगे, व्हाइट विंग्ड मॉथ कम होंगे एज कंपैरिजन टू ब्लैक। अब कैसे, समझो, हम लोग को उसके बाद आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लैक विंग्ड मॉथ ज्यादा, क्यों भाई, क्योंकि ये काला हो गया था, क्योंकि इनका सफेद से देखो, पहले व्हाइट लाइकेन था अब ब्लैक हो गया है, देखो, ठीक है, पहले व्हाइट लाइकेन था लेकिन अब ब्लैक हो गया, और ब्लैक हुआ, जब व्हाइट लाइकेन हुआ तो समझो ना भाई, आपका व्हाइट से ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक में मिल गया, लेकिन जो व्हाइट वाले थे उनको चमकेगा, ब्लैक में सफेद चमकता है, तो प्रीडेटर जो है किसको खाएगा भाई, जो दिखेगा उसको खाएगा, ठीक है, प्रीडेटर किसको खाएगा, जो दिखेगा उसको खाएगा, तो कौन दिखेगा, ब्लैक में व्हाइट दिखेगा, ठीक है। पहले व्हाइट में व्हाइट छिप जाते थे, उसके बाद अब ब्लैक में ब्लैक छिप रहे हैं, अब व्हाइट बेचारा खत्म, तो नेचर जो है दोनों को मौका दिया भाई, दिया नहीं दिया, नेचर जो है दोनों को मौका दिया, व्हाइट विंग्ड मॉथ को भी मौका दिया पहले, उसके बाद ब्लैक विंग्ड मौत को ही मौका, तो नेचर सबको मौका देता है, सबका टाइम आता है, ठीक है। इससे क्या समझे आप, इससे आपने ये समझा कि हर किसी का टाइम आता है, आज तेरा है तो कल मेरा होगा, समझे ना। तो ये मत समझना कि आज आपका दिन, आज आपका समय, ठीक है, अच्छा नहीं है तो ये मत समझना कि आगे भी ऐसे होगा, नहीं भाई, कौन बोला आज नहीं है, ठीक है, बोलते हैं ना आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, ठीक, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस मेरे दोस्त उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य तेरा बेहतरीन होगा, ठीक है। तो ये था, मैं कभी ऐसे नहीं बोलता, लेकिन चलो आज टाइम मिला, ठीक है, मौका आया तो बोल दिया। तो आप समझ गए कि इंग्लैंड में क्या सिचुएशन था, क्या कंडीशन चल रहे थे, ठीक है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो रहा था इंग्लैंड में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या कंडीशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्लैक विंग्ड मॉथ का, ठीक है, नंबर बढ़ गया, और बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट विंग्ड मॉथ का नंबर ज़्यादा था, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि बाद में जो व्हाइट विंग्ड मॉथ थे नज़र आ गए, ठीक है, ब्लैक में, क्योंकि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो व्हाइट लाइकेन थे वो किस में हो गए कन्वर्ट, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट लाइकेन ब्लैक लाइकेन में कन्वर्ट हो गए, जिससे जो व्हाइट लाइकेन है ये अब दिखने लगे, ठीक है, समझे। तो इसीलिए ये कंडीशन समझ आया होगा, आई होप आपको समझ आया होगा कि पहले व्हाइट मॉथ ज़्यादा क्यों थे, क्योंकि भाई पहले ये कैमोफ्लेज बोल सकते हो, सफ़ेद में सफ़ेद मिल गए तो नहीं दिखते थे प्रीडेटर को, और अब क्या हो गए, अब ब्लैक मॉथ ब्लैक में ब्लैक छुप गए, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया है, तो आप डायग्राम को भी देख के समझ सकते हो, जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए, इससे और अच्छे से आप समझ सको, ठीक है। मैंने आपको सारा चीज़ प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, जो आपके एनसीईआरटी में है सारा। तो ये आपका एग्जाम्पल था नेचुरल सिलेक्शन का, नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो क्या हो भाई, जो आपके भाई नेचर हर किसी को मौका देता है, ठीक है, जो अच्छे से, जो रिप्रोडक्टिव फिट हो, जो सरवाइव कर सके हार्श इन्वायरमेंट में, ठीक है, और जो मोर प्रोजेनी रिप्रोड्यूस कर सके, नेचर उसी को सिलेक्ट करता है। इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल मैनलिज्म। मैनलिज्म, मेलानिन किसका नाम, मेलानिन क्या है, पिगमेंट है, ठीक है। मेलानिन किसे बोलते हैं, मेलानिन बोलते हैं किसे, पिगमेंट को बोला जाता है मेलानिन, ठीक है। तो मेलानिन किसे बोलते हैं, पिगमेंट को बोलते हैं मेलानिन, समझ गए। तो ये पूरा हम लोग का सिनेरियो था, हम लोग ने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया हर आपका, ठीक है, जो पढ़े हर चीज़ हम लोग ने आज कंप्लीट किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।